हेलो एवरीवन, मैं सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से कौशल द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, सीपी स्मार्ट क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक ऐसा नाम है जो कि अलग अलग विषयों की तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता है और अलग अलग फैकल्टीज़ आपको पढ़ाती हैं जो कि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छे कंटेंट्स के साथ आपके बीच में आती हैं। अभी जल्द ही बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हुई है और बीपीएससी की परीक्षा में जो सबसे बड़ी समस्या आई हमारे अभ्यर्थियों के लिए वह था एस्टेट। एस्टेट की परीक्षा चूँकि बिहार बोर्ड ने म्यूज़िक सब्जेक्ट के लिए कराया हुआ नहीं था और उसकी डिमांड कर दी हुई थी, तो उस चीज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चों का जो मनोबल है वह गिरा और फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए वो। और बाद में अब देखिए स्टेट की परीक्षा आ चुकी है, विज्ञप्ति निकल चुकी है स्टेट की, और स्टेट की परीक्षा बिहार गवर्नमेंट म्यूज़िक सब्जेक्ट की लेगी। तो मैं कौशल द्विवेदी आप लोगों के बीच में पर्टिकुलर म्यूज़िक सब्जेक्ट के लिए आया हुआ हूँ, जो कि आपका सब्जेक्टिव जिनका भी सब्जेक्टिव म्यूज़िक रहेगा उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है, एक बहुत ही अच्छा अवसर दे रहा है कि आप इस क्लास से जुड़ करके अपने एस्टेट की तैयारी को सही ट्रैक पे लेके जा सकें, सही मार्ग पे लेके जा सकें और आप अपनी तैयारी कर सकें, ताकि उस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर लें और अगली बार जब भी परीक्षा होती है तो उसमें आप वंचित न रह सकें। तो इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए एक छोटी सी चीज़ जिसे हम कह सकते हैं कि जो म्यूज़िक की इकाई है उसके बारे में, उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहद जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल डेप्थ में जानें। जब तक आप किसी विषय के बारे में गहन अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आप सही मायने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते। जैसे सपोज विल बी दैट, अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था तो आप तुरंत बता देंगे कि माता सीता नाम था। लेकिन आपसे अगर अभी पूछा जाए कि भरत की पत्नी का क्या नाम था, तो जिन लोगों ने रामचरितमानस नहीं पढ़ा हुआ इनके लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये कि उनकी पत्नी का क्या नाम होगा। अब जो पढ़ा होगा वो बता पाएगा कि नहीं मांडवी नाम था। तो यही अंतर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माफहत अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करना। इससे कुछ लोगों का मैं सुना हुआ लोग कहते हैं कि यार म्यूज़िक में क्या है, म्यूज़िक में कुछ नहीं है, बैक 10 ईयर का अपना क्या है कि अनसॉर्ड ले लो, वही अपनी तैयारी कर लो, उसी को रिवाइज कर लो, फंस जाएगा, हो जाएगा। वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब फंसने वाला नहीं है, अब आप फंसने वाले हैं अगर आपकी तैयारी डेप्थ में नहीं है, आपकी तैयारी अगर गहराई के साथ नहीं है तो। ठीक है, तो आइए एक छोटे से टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक मुझे समझ में आता है, जो आज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, वो है श्रुति। जैसे कि यहाँ पे जितने लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं या फिर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो श्रुति के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानते होंगे। अब हमें उसे समझने का प्रयास करना है कि वो चीज़ है क्या। हमने तो बस एक तोते की तरह याद कर लिया है कि जहाँ पे आवाज़ मधुर सुनाई दे, एक दूसरे से अलग सुनाई दे, एक दूसरे से पृथक सुनाई दे, उसे श्रुति कहते हैं। चलिए, तो ठीक है, लेकिन इसको समझने की बात है कि इसको कैसे समझा जाए। यह तो ठीक है कि वह ध्वनि जो कर्ण प्रिय हो तथा एक दूसरे से पृथक सुनाई दे श्रुति है। ठीक है, सुनाई दे श्रुति है, ये तो ठीक है। इसी बात को अभिनव राग मंजरी में भारत खंडे जी ने इसी बात को बताया कि वह ध्वनि जो अलग हो और स्पष्ट सुनाई दे, मधुर हो। अब इस चीज़ को कोई समझे कैसे, कहाँ पृथक है, कैसे पृथक है। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर आपसे कह दिया जाए 10 काउंटिंग आप 10 ले लिए, ठीक है, 10 पे आप एक ध्वनि को सुन रहे हैं, तो जब आप 10 पे उस ध्वनि को सुनेंगे तो आप कितना हो बड़े मर्मज्ञ हों। जब उसमें मैं सतत एक एक परिवर्तन करूंगा, जब मैं इसकी आंदोलन संख्या, मान लीजिए आंदोलन संख्या हो गया 240 आंदोलन संख्या होती है सा की, होती है। यह आंदोलन संख्या अगर मैं 242 कर दूं तो इस अंतर को भांपना बहुत कठिन है। अपने इस कान से हम इस अंतर को नहीं भांप सकते हैं।
लेकिन जब यह आंदोलन संख्या बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ेगा? आंदोलन संख्या। आंदोलन संख्या, जब यह आंदोलन संख्या बढ़ती जाएगी और जब यह आंदोलन संख्या 270 पे पहुंच जाएगी तो हमको स्पष्ट रूप से इसमें और इसमें अंतर समझ आने लगेगा। ठीक है, अब जब तक यह 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 तक आएगा, 60 के टाइमिंग में आते टाइम ये कंफ्यूज कर देगा। ये आधा फ्लेवर तो देगा र का, रे का आधा फ्लेवर देगा, आधा फ्लेवर देगा सा का। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। उस कंडीशन में आप स्वर की स्पष्टता को नहीं भांप पाएंगे, स्वर की स्पष्टता को आप नहीं समझ पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि जब ये 270 पे आता है तो पूर्ण रूप से ये हमको स्पष्ट दूसरी ध्वनि सुनाई देने लगती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम एक बार 240 फ्रीक्वेंसी को सुने और एक बार जब 270 फ्रीक्वेंसी को सुने तो हमारा कान बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये कह देता है कि हाँ ये सा है और ये रे है, जबकि इनके बीच में श्रुतियों ने कई बार अपने स्थान को बदला हुआ है। ठीक है, और श्रुतियों पे स्वर स्थापना की विधि भी अलग अलग होती है। जैसे श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई? 22 मानी गई। श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई, 22। तो जो 22 श्रुतियाँ मानी गई, इन 22 श्रुतियों के ऊपर स्वर स्थापना के लिए भरत ने जो अपना सूत्र प्रतिपादित किया था, चतुश्चतुश्चतुश्चैव सर्ज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री शब्दावत, उसके ही बिहार पे सभी लोगों ने स्वरों की स्थापना की। और उस समय प्राचीन काल में या फिर आधुनिक काल से पूर्व भरत खंडे से पूर्व लोगों का यह मानना था, यह कहना था कि जो श्रुतियाँ स्थापित होंगी, श्रुतियों पे जो स्वर की स्थापना होगी वह अपने अंतिम श्रुति पर होगी। बाद में भारत खंडे ने कहा नहीं ठीक है, नियमावली तो वही रहेगी, श्रुतियों को उतना ही दिया जाएगा, हर स्वर के लिए एक नियमित श्रुति ही दी जाएगी कि सा के लिए 4 श्रुति, म के लिए 4 श्रुति, प के लिए 4 श्रुति, रे और ध के लिए 3-3 श्रुति, ग और नी के लिए 2-2 श्रुति ही दी जाएगी। लेकिन स्वर जो है वह अपनी पहली श्रुति पर स्थापित होंगी। तो इस प्रकार से श्रुतियों पर स्वर स्थापना प्राचीन काल में दूसरी रही और वर्तमान काल में दूसरी रही। तो यह जो सब्जेक्ट है श्रुति का, यह इतना छोटा नहीं जितने छोटे में इसको समझा दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जब हम आपके बीच में आएँ, जब आप हमसे जुड़ें, हमारे क्लास से जब आप जुड़ें, तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल डेप्थ नॉलेज दिया जाए। और अभी तो बस मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बिहाफ द प्रैक्टिकल उस चीज़ को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। बिहाफ द प्रैक्टिकल कहने का मतलब हारमोनियम बजा के नहीं समझाऊंगा। बिहाफ द प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली आपको जितना बेटर देन समझाया जा सकता है जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को आपको समझाया जाएगा। ग्राफ के माध्यम से समझाया जाएगा, नंबर्स के माध्यम से जैसे समझाया जा सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि एज ए टीचर आप तभी सक्सेस हैं जब आप ये थॉट प्रोसेस अपने जहन में लेके चलें कि एज ए स्टूडेंट मुझे बात कैसे समझ में आएगी। इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि एस्टेट का आवेदन प्रारंभ हो गया है। आप लोग एस्टेट का आवेदन कर दें ताकि अगली बार अगर कोई अवसर मिलता है तो आप लोग बिल्कुल उस अवसर से चूकें ना। और अपने लाइफ को सेटल्ड करने के लिए आज के टाइम में, आज के इस भागम भाग की ज़िंदगी में व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आप जुड़ें, फिर हमारा सफ़र आगे बढ़ता है इस CP स्मार्ट क्लास के प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।